जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल द ट्रैवलर्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चार धाम यात्रा का तीसरा पार्ट यानी तीसरे धाम केदारनाथ धाम की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को बताएंगे। इससे पहले अगर आपने चार धाम यात्रा का पहला व दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ यह दो पार्ट जरूर देखें ताकि आप तीसरे पार्ट से अच्छे से कनेक्ट हो सकें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। पिछले इन दो पार्ट में हमने चार धाम यात्रा शुरू करने से संबंधित आवश्यक जानकारियां तथा यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम की यात्रा का विस्तार पूर्वक विवरण बताया हुआ है। इन दोनों धामों यानी यमुनोत्री व गंगोत्री धामों को पूरा करने में हमें अभी तक 4 दिन का समय लग चुका है और अब हम आते हैं अपने 5वें दिन पर, जिस दिन हम केदारनाथ धाम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर उत्तर काशी के मनेरी में आप स्टे करते हैं तो मनेरी से सोनप्रयाग तक की दूरी लगभग 222 किलोमीटर पड़ता है। सोनप्रयाग केदारनाथ धाम का आखिरी स्टॉपेज है जहां तक आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी व्हीकल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको अपनी कार या टैक्सी सोनप्रयाग के पार्किंग में ही पार्क करनी पड़ती है। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो उत्तर काशी से जब भी आप निकलें तो उत्तर काशी के पास ही हीना नाम का जगह है जहां पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट है। यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए आप अपने आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को दिखा सकते हैं। तो उत्तर काशी से निकलने से पहले आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। मनेरी से सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, तो आप उत्तर काशी से अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 से 7 के बीच ही होटल से चेकआउट करके निकल जाएं, ताकि आप शाम ढलते ढलते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोनप्रयाग तक पहुंच जाएं। अगर किसी कारणवश रात या अंधेरा होने तक सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आसपास कोई अच्छा सा होटल देखकर यहीं नाइट स्टे कर ले और फिर अगली सुबह यानी 6वें दिन की मॉर्निंग आप सोनप्रयाग के लिए निकल सकते हैं। बहरहाल, अगर आप टाइमली सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे होटल और लॉज मिल सकते हैं, जिसे आप अपने बजट के अनुसार बुक कर लीजिए। यहाँ एक एवरेज रूम का किराया लगभग 1200 से 2000 रुपये तक पड़ जाता है। अगर आप कोई लॉज या डोमेट्री टाइप का रूम देखते हैं तो यह लगभग 300 से 500 रुपये पर बेड पड़ सकता है। तो दोस्तों, 5वें दिन की रात हम यहीं सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे करते हैं। अगली सुबह यानी 6वें दिन की मॉर्निंग आप अपने होटल से चेकआउट करते हैं और अपना लगेज अपने बुक किए हुए कार में ही छोड़ सकते हैं, जिसका देखभाल आपके ड्राइवर की निगरानी में ही रहता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप होटल चेकआउट करके होटल स्टाफ से बात करके होटल के स्टोर रूम में ही अपना लगेज जमा करा सकते हैं। इसमें से आप अपने कीमती सामान को अपने साथ रख लें और अपने एक्स्ट्रा लगेज को वहीं पर होटल में ही जमा कर दे या फिर अपने कार में ही छोड़ दे। हमने अपना इस्तेमाल ना होने वाला सारा सामान अपने कार में ही छोड़कर चढ़ाई के लिए निकले थे। सोनप्रयाग में भी चार धाम का रजिस्ट्रेशन सेंटर है, तो अगर आपने उत्तर काशी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ पर जरूर करा लें। इसी रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर घोड़ा एवं खच्चर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने अपना विचार घोड़े से चढ़ाई करने का बनाया है तो यहाँ पर आप अपना घोड़ा बुक कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2300 से 2700 रुपये के आसपास पड़ता है। सोनप्रयाग से कुछ लोकल गाड़ियां चलती हैं जो आपको गौरीकुंड तक पहुंचाती हैं, जिसका किराया लगभग 30 से 40 रुपये पड़ता है। यह गाड़ियां सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 से 15 मिनट में तय करके आपको गौरीकुंड उतार देती हैं। गौरीकुंड, जो कि यहाँ से आपके 16 से 18 किलोमीटर पैदल चढ़ाई की यात्रा का शुभारंभ होता है। अगर आप घोड़े से केदारनाथ तक चढ़ाई करना चाहते हैं तो घोड़े की बुकिंग, जैसा कि हमने बताया, सोनप्रयाग के रजिस्ट्रेशन पॉइंट से ही कर सकते हैं। फिर गौरीकुंड आकर बुकिंग पर्ची के द्वारा अपना घोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा है कि आप पैदल चलने में समर्थ हैं तो पैदल ही चढ़ाई करें, ताकि आप स्वर्ग जैसी प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकें। तो आइए हम बात करते हैं चढ़ाई के दौरान अपने साथ और ज़रूरत के क्या क्या सामान ले जाएं। तो सबसे पहले आप एक पीठ में टांगने वाला कोई हल्का फुल्का बैकपैक ले लीजिए, जिसमें आप अपने ज़रूरत का सामान डाल सकें। जैसे आप अपने ज़रूरत के मेडिसिन रख लें, एक जोड़ी फ्रेश कपड़ा रखें, ठंड से बचने के लिए एक जोड़ी थर्मोकोट जो इनर वियर होता है वो रख लें, क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ियों पर रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। आप एक विंड सीटर, जैकेट या वुडन क्लॉथ अपने साथ जरूर ले जाएं। कान ढकने के लिए टोपी या मफलर जरूर रखें। चढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा चुस्त
मतलब टाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं साड़ी पहनकर न चढ़ाई करें। कोई अच्छा और हल्का स्पोर्ट्स शू या वाटरप्रूफ शूज़ पहनकर ही चढ़ाई करें। स्लीपर मतलब चप्पल को अवॉइड करें। एक रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत फ्रिक्वेंटली बारिश होती है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो अपने साथ रेन कोट तो ज़रूर ले जाएं। अपने साथ कैमरा, चार्जर व पावर बैंक ज़रूर ले जाएं। अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट, एटीएम कार्ड और आईडी प्रूफ को साथ में रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने साथ इनफ मात्रा में कैश जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ियों पर एटीएम की सुविधा ना के बराबर है, तो इमरजेंसी में आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। सोनप्रयाग पर ही काफ़ी सारे एटीएम हैं, तो आप वहीं से आप अपना कैश का अरेंजमेंट कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खाने पीने का क्या ले जाएं। वैसे तो पहाड़ियों पर खाने पीने की सारी सुविधा उपलब्ध रहती है। थोड़ा महंगा पड़ता है, पर सब कुछ मिल जाता है, तो अपने साथ बहुत सारा खाना पैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, बिस्किट्स और नमकीन के छोटे पैकेट रख लें, थोड़े टॉफ़ी और चॉकलेट रख लें, जो कि चढ़ाई के दौरान आपके एनर्जी को मेंटेन करते हैं। गौरीकुंड से केदारधाम मंदिर की दूरी, जिसको पूरा करने में आपको 8 से 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, जो कि आपके लगातार चलने और विश्राम करने पर निर्भर करता है। गौरीकुंड स्टार्टिंग पॉइंट पर अच्छा खासा मार्केट लगा रहता है। यहाँ आपको खाने पीने की सारी दुकानें, खिलौने, दवाइयाँ एवं कपड़ों के सभी तरह की दुकानें मिल जाती हैं। गौरीकुंड पर ही एक गर्म पानी का कुंड भी है, जहाँ काफ़ी श्रद्धालु स्नान करते हैं और अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हर बार आपको बताया है कि आप जब भी अपनी यात्रा शुरू करें, पूरी कोशिश करें कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएं। तो यहाँ भी आप कोशिश करें कि 6 से 8 के बीच पैदल चढ़ाई के लिए निकल जाएं। चढ़ाई करने से पहले हल्का फुल्का नाश्ता करके चलें, बहुत ज़्यादा पेट भर ना खाएं और 2-3 घंटे के अंतराल में कुछ न कुछ हल्का फुल्का खाते रहें। पीने के पानी के लिए जगह जगह नेचुरल वाटर सोर्स लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल शुद्ध और मिनरल से भरा होता है। तो दोस्तों, प्रकृति का आनंद लेते हुए और थोड़ा थोड़ा रेस्ट के साथ अगर आप लगातार चलते हैं, तो शाम ढलते ढलते लगभग 6 से 7 बजे तक केदारनाथ के धाम पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के ठीक 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप पड़ता है, जहां आपको ठहरने के लिए GMVN के गेस्ट हाउसेस और टेंट की भी सुविधा मिल जाती है। तो सबसे पहले बेस कैंप पहुंचकर आप गेस्ट हाउस या टेंट बुक कर लें। GMVN के गेस्ट हाउस की ऑनलाइन प्री बुकिंग भी होती है तथा तत्काल में आपको रूम अवेलेबल होने पर ही रूम मिल सकता है, जिसका किराया लगभग 2000 से 4000 रुपये तक भी पड़ जाता है, जो कि दर्शन का सीजन एवं यात्रियों की भीड़ के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। टेंट की बात करें तो यहाँ 2 टाइप के टेंट मिल जाते हैं। एक बड़ा शेयरिंग टेंट होता है, जिसमें 8 से 10 लोग इजीली सो सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपये पर बेड पड़ जाता है, जिसमें वो आपको सोने के लिए गद्दे और रजाई प्रोवाइड करते हैं। दूसरा छोटा टेंट, जिसमें डबल शेयरिंग या 4 लोगों के सोने लायक टेंट होता है, जिसका किराया लगभग 400 से 500 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ जाता है। तो दोस्तों, धाम पहुंचकर सबसे पहले आप अपने रात गुजारने की व्यवस्था कर लीजिए। केदारनाथ मंदिर के कपाट रात 10 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो अपना टेंट या गेस्ट हाउस बुक करके उसी टाइमिंग के अनुसार आप भोलेनाथ का रात का दर्शन भी प्राप्त कर लें। रात में मंदिर का दृश्य और भी खूबसूरत तथा सुकून भरा होता है। यहाँ आप घंटों बैठ सकते हैं। रात के भोजन के लिए मंदिर प्रांगण के आसपास 2-4 अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। भोजन के पश्चात आज 6वें दिन की रात आप यहीं केदार बाबा के धाम अपने गेस्ट हाउस या बुक किए हुए टेंट में ही विश्राम करते हैं। अगली सुबह 7वें दिन की सुबह आप फ्रेश होकर बाबा के सुबह का दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपने गेस्ट हाउस बुक किया है तो वहां आपको टॉयलेट अवेलेबल रहेगा, लेकिन अगर आपने टेंट बुक किया है तो टेंट से कुछ दूरियों पर कुछ टेम्परेरी टेंट लगे हुए हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप फ्रेश होकर मंदिर के पास ही मंदाकिनी सरस्वती नदी बहती है, जहाँ पक्के घाट बने हुए हैं और आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। जैसा कि काफी श्रद्धालु इन पवित्र नदी के ठंडे पानी में स्नान करके केदारनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। सुबह पहाड़ों पर उजाला जल्दी हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप 6 बजे तक दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं, क्योंकि उसके बाद हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाती है, जिससे भक्तों की भीड़ होने लगती है और लाइन लंबी होती जाती है। तो जितनी सुबह आप लाइन में लगेंगे, आपके दर्शन उतना अच्छा होगा।
भगवान के दर्शन के पश्चात आप मंदिर के आसपास के परिसर को भी देख सकते हैं, जैसे वासुकी ताल और भैरवनाथ जी, जिनका रास्ता मंदिर परिसर के बगल से ही जाता है। मंदिर के पीछे एक विशालकाय चट्टान विराजमान है और यह वही चट्टान है जिन्होंने 2013 में आए बाढ़ के वेग को बांट दिया था। आज इस चट्टान को भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, स्वर्ग जैसे केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप यदि 12-1 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो आप वापस नीचे गौरीकुंड की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप टाइमली गौरीकुंड पहुंच जाएं। धाम से गौरीकुंड उतरने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। यूं तो उतरने में टाइम थोड़ा कम लगता है, पर काफ़ी ढलान होने के कारण अपने बॉडी को काफ़ी होल्ड करके चलना पड़ता है। ऐसे परिस्थितियों में अगर आपके पास डंडा है तो यह बहुत काम आते हैं, और यह डंडे आपको जब गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू करते हैं तो उसी वक्त आप खरीद सकते हैं, जो कि लगभग 30-40 रुपए का मिल जाता है। केदारनाथ की पहाड़ों पर रात में चढ़ाई करना या उतरना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है और अगर बारिश हुई और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ों पर स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण कई जगहों पर अंधेरे में भी चलने की परेशानी भी उठानी पड़ती है, इसलिए अपने साथ टॉर्च जरूर रखें। काफ़ी रात होने पर पहाड़ों के लोकल दुकानदार अपने दुकानों को भी बंद कर देते हैं, तो आपको खाने पीने की भी समस्या हो सकती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने उतरने की टाइमिंग इस तरीके से तय करिए कि आप अंधेरा होने से पहले पहले या फिर मैक्सिमम 8-9 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन गौरीकुंड पहुंच जाएं। गौरीकुंड पहुंचकर आप कोई होटल, लॉज या रात रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। गौरीकुंड में काफ़ी सारे छोटे बड़े होटल हैं। गौरीकुंड के कुछ लोकल लोग अपने रूम को एज ए गेस्ट हाउस भी रेंट पर देते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम बुक कर सकते हैं, जो कि 800 से 2000 रुपये तक भी पड़ सकता है। अगर आप डोमेट्री टाइप का रूम लेते हैं तो ये लगभग 300 से 400 रुपये पर बेड पड़ जाता है। तो दोस्तों, अपनी 4 धाम यात्रा के 7वें दिन की रात आप गौरीकुंड में ही आराम करते हैं और 8वें दिन अर्ली मॉर्निंग अपने सारे थकान को दूर करके वापस गौरीकुंड से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से अगला और चौथा धाम बद्रीनाथ धाम की तरफ निकल पड़ते हैं। बद्रीनाथ धाम, जिसका विवरण हम अपने चौथे पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में हम 4 धाम यात्रा के 8वें, 9वें व 10वें दिन, जिसमें सोनप्रयाग से चोपता चमोली होते हुए बद्रीनाथ धाम से वापस हरिद्वार के यात्रा का संपूर्ण विवरण बताएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल द ट्रैवलर से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।